हाँ जी, नमस्कार। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आपका ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहा, अच्छे से पढ़े। अभी हम क्या है और एमसीक्यू करेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये हम करेंगे टॉपिक वाइज। जितने भी साइकोलॉजी में टॉपिक दिए हुए हैं सभी टॉपिकों के एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या तो वो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे चल के पूछे जाएंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम करेंगे टॉपिक वाइज। 20 प्रश्न लेंगे, किसी से 30 भी लेंगे, किसी से 50 भी लेंगे। ठीक है, तो धैर्य से आप प्रश्नों को देखना, समझना और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह है टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास है। और पहला टॉपिक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। देखो, जो ये टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, ये बेहद महत्वपूर्ण है। रीट मेंस के लिए, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों जो मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए एक तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से टोटल हमें 20 बातें याद रखनी होती हैं, 20 बातें हमें जानने की होती हैं। 20 में से भी अगर उनको सॉर्ट करेंगे तो 10 बातें ऐसी बचती हैं जो हम अगर जानते हैं, उनके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो और बातें भी उन्हीं के साथ क्लियर हो जाएंगी। उन 10-20 बातों को हम आज की कक्षा में उन सभी के कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर। ठीक है, तो रीट प्री और मेंस के लिए हो गया। दूसरा सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए क्या है, केवल मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति के बारे में अपन को अच्छे से नॉलेज है तो 1-2 प्रश्न कम से कम वो देके जाएगी। उसी के साथ साथ पीटीआई भर्ती में, उसी के साथ साथ लाइब्रेरियन में, जहां भी शिक्षा मनोविज्ञान नाम है उसमें आज के जो 20 प्रश्न हम हल करेंगे, इन 20 प्रश्नों में से, और अगली कक्षा में हो सकता है 10-20 प्रश्न और आए, इन 20-30 प्रश्नों में से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, सीधे नहीं तो कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्ट यही 20 होंगे, प्रश्न कोई भी आए और आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान निम्न में से किस चीज से संबंधित है? आप बताइए, लर्नर से, अधिगमकर्ता से, स्टूडेंट से संबंधित है या नहीं है? जी हाँ है। उसके बाद जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम प्रक्रिया है, क्या उससे संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल संबंधित है साहब। उसके बाद अधिगम संस्थितियों से, अधिगम की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, क्या उससे है? जी हाँ। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। अब इसमें याद करने की, समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, ये किन किन चीजों से संबंधित है। पहला अधिगमकर्ता से, दूसरा अधिगम कराने वाले से, तीसरा अधिगम का जो एनवायरनमेंट है उससे, चौथा अधिगम में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनसे, पांचवा मानसिक योग्यताओं से, छठवां परिपक्वता से। जो ये सारे की सारी चीजें हैं ये अपने माइंड से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई भारी बात है नहीं। तो इन सभी चीजों से शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? संबंधित। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसने शिक्षा को कैसा बना दिया है? पाठचर्या केंद्रित? जी नहीं। शिक्षक केंद्रित? जी नहीं। बाल केंद्रित? जी हाँ। विषय केंद्रित? जी नहीं। जो साइकोलॉजी है इसका जो मुख्य काम था, मुख्य काम यह है जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, उसको समझे, जैसा वो समझना चाहे, जैसे जिस प्रकार से वो समझना चाहे उसी प्रकार से उसको समझाया जाए। तो इसमें महत्वपूर्ण किसे माना है? लर्नर को, सीखने वाले को, विद्यार्थी को, बालक को, छात्र को। ठीक है, और जो ये है पाठचर्या, इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना है, ना ही इसने शिक्षक को इतना महत्वपूर्ण माना है। सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है इसने? बालक पर। बालक पर तो क्या हो गया? बाल केंद्रित। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? बाल केंद्रित। मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो बाल केंद्रित शिक्षा को बनाती है। ठीक है, किसे बनाती है? शिक्षा को। उसके बाद एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। एक जो टीचर है उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका निहितार्थ क्या है, उसके लिए क्यों उपयोगी है? कोई भी टीचर है उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशनल
साइकोलॉजी है वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण, ये बताना है इसमें। पहला है विद्यार्थियों को समझाना। भाई जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को समझाएगा, क्लास में जो छात्र हैं उनको समझाएगा। उसके बाद विज्ञान के नियमों का कक्षा में उपयोग, जो साइंस के जो नियम बने हुए हैं उनका कक्षा में उपयोग करके दिखाएगा साहब। उसके बाद विद्यालय की समस्याओं को प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए। उसके बाद विश्व के बारे में स्वयं के गलत संप्रत्यों को सुधारना। अब ये है तो सभी के लिए, ये सभी इसके निहितार्थ हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है महत्वपूर्ण कौन सा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी किसको मान रही थी, अधिगमकर्ता को, बालक को मान रही थी। तो इसमें बालक के बारे में बात कहाँ पे आ रही है, बालक के बारे में बात आ रही है यहाँ पे। विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ शिक्षक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पढ़नी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को, बालक को समझाने के लिए। ठीक है सब। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसकी जो प्रकृति है उससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है। पहला है यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, संबंधित नहीं बताना है, यह संबंधित है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार परक मनोविज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन इसमें होता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, जी हाँ, जो शिक्षा मनोविज्ञान है सामाजिक मनोविज्ञान भी है। यह एक धनात्मक बोल तो पॉजिटिव साइंस है, जी हाँ पॉजिटिव साइंस भी है। उसी के साथ साथ अगला है यह एक मानकीय विज्ञान है, जहां पे मानकीय आ गया, अति परिशुद्धन आ गया, वो साइकोलॉजी नहीं है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करती है, वो मानक नहीं है, वो ऐसी है जो परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, यह मानकीय विज्ञान है। तो ये मानकीय विज्ञान नहीं है, इसीलिए उसका उत्तर होगा ये, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही हैं। कौन से कथन हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके महत्व में सही हैं। पहला है यह विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, जी हाँ। उसके बाद यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित करता है, जी हाँ। उसके बाद अगला है यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं को नजरअंदाज करने के लिए, जी नहीं, नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता। जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन पे ध्यान केंद्रित करता है टीचर का। कोई टीचर है, इसका अर्थ ये है जो नजरअंदाज करेगा, इसका मतलब ये है कि एक क्लास में 10 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, 20 छात्रों की अलग अलग योग्यताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको अगर टीचर नजरअंदाज करेगा तो जो बहुत कमजोर बालक हैं वो समझ नहीं पाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट है वो समझ जाएंगे। तो ये गलत हो गया ना, उनके साथ गलत हो गया। सभी को समझाए, सभी को कब समझाएगा, जब उन सभी की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन पे टीचर का ध्यान केंद्रित होगा। ये उसका उल्टा बोल रहा है, तो ये नहीं है। उसके बाद यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, जी हाँ। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये टीचर को खुद को भी समझने में मदद करता है, टीचर खुद के बारे में भी समझे। तो अब इसका उत्तर क्या है, ए, बी और डी। सी इसका उत्तर नहीं है, ए डी नहीं, ए, बी और डी, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। जो ये नीचे लिखी हुई है इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, जी हाँ। शिक्षा मनोविज्ञान ये सरल मार्ग बनाता है, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, जी भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र है, जी नहीं। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, उसका मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र नहीं है।
उसका मुख्य केंद्र क्या है? मानव व्यवहार या शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो सही नहीं है वो बताना है अपन को। क्या बताना है? जो सही नहीं है। यह तथ्यों को जैसे हैं उसी तरह लेता है। जी हाँ, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये जैसे हैं वैसे ही लेता है, और जो शिक्षा है, केवल शिक्षा की बात करें तो जैसे हैं वैसे न लेकर वो लेता है जैसा उनको होना चाहिए ऐसा लेता है। ठीक है साहब, यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेता है। जी हाँ, जैसे वो कार्य करते हैं वैसे ही बताता है शिक्षा मनोविज्ञान। यह तथ्यों को तर्क व नैतिकता की दृष्टि से लेता है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। जी नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को इस प्रकार नहीं बताता कि उसको कैसा होना चाहिए, यह बताता है जैसी वो है वैसी की वैसी। ठीक है साहब, और इसका उत्तर यही हो जाएगा इसलिए ना, यह बालकों के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेता है। जी नहीं, जी हाँ बिल्कुल, जैसा है उसी तरह लेता है। जो अब इसमें आप प्रश्न ना हो तो भी कर सकते हैं, जैसा है उसी तरह ले रहा है, जैसा है उसी तरह ले रहा है, जैसा है उसी तरह ले रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? जैसा है वैसा नहीं ले रहा, जैसा होना चाहिए वैसा ले रहा है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, ये जो विशेषता है ये है केवल शिक्षा की। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं वह उनके परिणाम हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद अगला है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब इसको देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है वो बताना है, पहली बात तो यह है। तो यह है जो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान में जो शैक्षिक विकास है बच्चे का उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। जी हाँ। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। जी नहीं, केवल शिक्षण से संबंधित नहीं है। जी हाँ, केवल शिक्षण से संबंधित है। मनोविज्ञान के परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। जी हाँ, ये है और ये नहीं है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अप्लाई करते हैं, जो मनोविज्ञान के जो नियम है वो करते हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, केवल शिक्षण से संबंधित नहीं है। शिक्षण के साथ साथ मानव व्यवहार का अध्ययन भी करता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है, बाकी भी इसके क्षेत्र हैं। तो इसमें केवल लग रहा है, इसीलिए ये उत्तर गलत हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है साहब। उसके बाद अगला, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित है? कौन सा पक्ष है साइकोलॉजी का जिससे वो संबंधित है? पहला है सैद्धांतिक व शुद्ध मनोविज्ञान, दूसरा है आधारभूत मनोविज्ञान, तीसरा है क्लिनिकल या उपचारात्मक मनोविज्ञान, चौथा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर हो गया व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था
तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वह किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का सीखने का अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अब जो व्यक्ति के जन्म से लेकर जो व्यवहारात्मक वृद्धावस्था तक अध्ययन है वो इसी में किया जाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी किया जाता है। तो ये जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा दी थी पील साहब ने। किसने? पील महोदय ने। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? अब इसमें उपयुक्त नहीं देखना, इसमें देखना है सर्वाधिक उपयुक्त। जो सबसे ज्यादा अच्छा है वो कौन सा कथन है? किसके संदर्भ में? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या लर्नर के जो बिहेवियर है उसको पढ़ता है, उसके बारे में कार्य करता है, उसके क्षेत्र में कार्य करता है। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके बारे में वो डिस्कशन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, करता है साहब। उसके बाद शैक्षिक परिस्थितियों में करता है, लेकिन करता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है। उसके बाद क्या है? बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है। जी नहीं, ये नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता। ये करता है केवल मनोविज्ञान है, जो बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान वृद्धि और विकास का अध्ययन कौन सा करता है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान में होता है किशोरावस्था तक का, विकासात्मक में होता है मृत्यु, जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। जी हाँ, ये भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। जी हाँ, ये भी करता है। तो सबसे उपयुक्त बताना है इसमें, सबसे उपयुक्त है इसमें डी वाला। शिक्षा मनोविज्ञान है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। सबसे उपयुक्त इसमें ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो इसके नेचर को जो दर्शा रहा है वो कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, एप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बाद एनिमल साइकोलॉजी, जंतु मनोविज्ञान, उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। एप्लाइड में क्या होता है? जो भी नियम बनाए, सिद्धांत बनाए, उनको अप्लाई किया जाता है। जंतु मनोविज्ञान में क्या होता है? जीव जंतुओं का, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद विकासात्मक में किसी का जन्म पूर्व से लेकर और जीवन पर्यंत जो अध्ययन किया जाता है उसके विकास के आयामों का, वो क्या है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और जो कॉग्निशन का जो अध्ययन है, जो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, वो किस में होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 हो गया 12वें का, है ना। एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में? जी नहीं, इसमें तो उपयोगी है। उसके बाद शिक्षण विधियों के चयन में? जी हाँ, इसमें भी उपयोगी है। उसके बाद छात्रों को अभिप्रेरित करने में? जी हाँ, इसमें भी उपयोगी है। उसके बाद पशुओं में प्रयोग करने में? पशुओं पे जो प्रयोग है वो होंगे जंतु मनोविज्ञान में, जंतु या पशु, एनिमल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान में। कहाँ होंगे? पशु मनोविज्ञान में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
शिक्षण विधियों में और जो बालकों की मानसिक अवस्था है उनका पता लगाने में और छात्रों को मोटिवेट करने में, इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। जंतुओं पे प्रयोग करने में उपयोगी है जंतु मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? हमने जो मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी उनमें है, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले तक मनोविज्ञान की केवल 17 शाखाएं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बता रखी थी, लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो 54 से ज्यादा डिवीजन उसमें बने हुए हैं। तो 54 के समथिंग शाखाएं मनोविज्ञान में चल रही हैं फिलहाल। तो इसमें है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, जी हाँ ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या औद्योगिक मनोविज्ञान, ये भी आता है, ये हमने बताए थे जब शाखाएं पढ़ी थी। उसके बाद आर्थिक मनोविज्ञान, जी नहीं ये कोई मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। पशु मनोविज्ञान, जी हाँ जीव जंतुओं पशुओं पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो पशु मनोविज्ञान में किए जाते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से समझा सके। जाना है ना, समझाना, छात्रों को आसानी से समझा सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। पशुओं पर प्रयोग तो शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है ही नहीं। शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। अब देखो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप एक बात बताओ सबसे ज्यादा उपयुक्त इसमें कौन सा है? छात्रों को आसानी से समझा सकें, जी हाँ। उसके बाद स्वयं को समझ सकें, जी हाँ स्वयं को भी समझने के लिए इसमें मिलता है। उसके बाद है शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है? शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षण को प्रभावी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर की मदद करता है। किस प्रकार से मदद करता है? वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बनाता है, जी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान टीचर को लापरवाह नहीं बनाता है। वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बनाता है, जी नहीं वो उपेक्षित नहीं बनाता है। वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, जी नहीं आवश्यक पर्यावरण को वो दूर नहीं रखता है। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, जी हाँ। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो टीचर को जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी अधिगम के जो नियम हैं उनके बारे में जागरूक करता है, जिससे कि टीचर में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उत्पन्न हो। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पे ध्यान देना है, सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है, जी नहीं सही नहीं है। तो यही है वो उत्तर, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताता है और इसमें पूछा है इसमें बताया है कि नहीं बताता है। तो ये गलत बात कर रहे हैं ना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान तो हमें शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताता है। उसके बाद अगला देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमें उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं पर परिचित कराता है, जी हाँ कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष की परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी सीमाएं कक्ष तक ही सीमित नहीं है, उससे बाहर भी हैं। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों एवं सिद्धांतों को स्थापित करता है, जी हाँ ये भी सही है। तो इसका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। ये बात क्या है? गलत। ये बात क्या है? गलत, मतलब सही नहीं है।
और यही हमें बताना था, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता से विकास करती है। ये शिक्षा की परिभाषा है, ये किसने दी थी? मनुष्य में जो अंतर्निहित क्षमता है, पूर्णता से उनका विकास करती है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने दी थी? स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है सब। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। जो साइकोलॉजी है उसका जो ज्ञान है वो क्यों उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? ये है इसमें किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए। जी हाँ, क्योंकि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा। उसके बाद अभिभावकों के लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर अभिभावकों को पता होगा शिक्षा मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान का ज्ञान अभिभावकों को होगा, तो जो बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे वो डरेंगे नहीं, उनको समझ के उनका उपचार करने की कोशिश करेंगे या बच्चे को सहयोग करने की भावना उनके अंदर आएगी। क्योंकि जो भी हो रहा है वो उनके बस में नहीं है, वो साइकोलॉजिकल या मतलब नेचुरल प्रोसेस है। अगर इसको जानेंगे तो बच्चे की हेल्प करेंगे। वो इसको कब जानेंगे? जब वो मनोविज्ञान को पढ़ेंगे या मनोविज्ञान के बारे में उनको ज्ञान होगा। उसके बाद विद्यालय प्रशासन के लिए। जी हाँ, विद्यालय का जो प्रशासक है, प्रिंसिपल वगैरह है, उनके लिए ये जरूरी है, क्योंकि तभी ये समझ पाएंगे बच्चों को, है ना। बच्चों को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मनोविज्ञान का अध्ययन। तो ये उपयुक्त सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। प्रश्न नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का, चेतना का, मस्तिष्क का। इसमें आपका उत्तर मानव व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आत्मा का अध्ययन धार्मिक परिस्थितियों में? जी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में? जी हाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की बात चल रही है ना। मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान भी शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का ही अध्ययन करता है। उसके बाद चेतना का असीमित परिस्थितियों में? जी नहीं। मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? जी नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कहाँ करता है? शैक्षिक परिस्थिति। हाँ जी, धन्यवाद। 20 प्रश्न हो गए। ये जो 20 प्रश्न हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं जो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे कोई भी परीक्षा में। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते हैं तो उनको भी लेके आएंगे। अगर उनको नहीं तो टॉपिक वाइज अपनी जो श्रृंखला है ये हम करेंगे। जैसे भी अपलोड करेंगे इस क्लास को, संडे टू संडे तो आपकी लाइव क्लास होती है। संडे टू संडे आपकी क्वेश्चंस की या किसी भी चीज़ की होती है, लेकिन लाइव क्लास साइकोलॉजी की संडे टू संडे होती है। ऑफलाइन क्लासेज के वजह से मैं प्रतिदिन नहीं आ पाता, लेकिन संडे को आपकी लाइव होती है। और जो ये क्लासें हैं ये कोई एक फिक्स कर लिया जाएगा, जैसे बुधवार या मंगलवार को अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे टॉपिक वाइज पूरी साइकोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को आपको टॉपिक वाइज पहुंचा दिया जाए। ठीक है सब, धन्यवाद। और अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समस्या का निराकरण करने की पूरी कोशिश। ठीक है साहब, धन्यवाद।